रॉकी ने अपने नुकीले दांतों से हमला करके शिंजो को चीर फाड़ कर रख दिया था। उसने शिंजो की जो गत बनाई थी वो देखने लायक थी। सिद्धार्थ को मारने आया शिंजो रॉकी के सामने खुद को बौना महसूस कर रहा था, लेकिन तभी किसी ने रॉकी के ऊपर गोलियां दाग दी थी और रॉकी दूर घसीटते हुए चला गया था। गोलियां जाकर रॉकी के गले में लगी थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे निढाल होने लगा था। उसने अपनी बंद हो रही आंखों से अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों को देखने की कोशिश की, लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि उसके ऊपर हमला किसने किया था। रॉकी के ऊपर हमला करने वालों में से एक आदमी चलकर रॉकी के पास पहुंच गया था और उसने रॉकी को अपने पैरों से हिलाकर देखा तो उसे रॉकी के अंदर जान नहीं महसूस हुई। इसका क्या करना है शिंजो सर? इसका मांस खाने वाले चीन में बहुत है, ले चलें क्या? रॉकी की बॉडी के पास खड़े हुए आदमी ने शिंजो से सवाल पूछते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फेंक दो इस पहाड़ी से नीचे, शिंजो ने उठते हुए कहा। और उसके इतना कहने के बाद उस आदमी ने रॉकी को पहाड़ी से धक्का दे दिया था। पहाड़ी से धक्का लगते ही रॉकी सरसराते हुए नीचे चला गया था। इधर रॉकी से शिंजो की जान बचाने वाले आदमियों में से एक ने अपने बैग से सैटेलाइट फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया था। उसने उधर से नंबर डायल किया और इधर बीजिंग में जिनपिंग टावर में बैठे जिनपिंग का फोन बज गया था। बोलो, क्या न्यूज है? जिनपिंग ने उधर से सवाल किया। ये आदमी पागल वागल है क्या जिनपिंग सर? फोन करने वाले बंदे ने जिनपिंग से सवाल किया। तब तक शिंजो वहां से उठकर दूसरी तरफ जा चुका था। क्यों, क्या हुआ? उधर से जिनपिंग की आवाज आई। अरे ये इंसान सियान वुल्फ से भिड़ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि हम सब टाइम से पहुंच गए, वरना ये मार दिया जाता। फोन करने वाले बंदे ने जवाब देते हुए कहा। वो पागल ही नहीं, चमत्कारी भी है। कुछ देर बाद उसका चमत्कार देखना। इतना कहकर जिनपिंग ने फोन काट दिया था। जिनपिंग के फोन काटने के बाद वो आदमी थोड़ा सा हैरत में पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में जिनपिंग ने उसे चमत्कारी क्यों कहा है, कि तभी उसके नजर अपने सामने से आ रहे शिंजो पर पड़ी और जब उसने शिंजो को देखा तो उसका कलेजा मुंह में आ गया था। उसे जिनपिंग के शिंजो को चमत्कारी कहने का राज मालूम पड़ चुका था। शिंजो उसके सामने शर्टलेस होकर चला आ रहा था और उसके पूरे शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? ये आदमी तो सच में कोई जादूगर है, उस आदमी ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। इतनी देर में शिंजो उसके पास आ गया था। उसने इशारे से उन तीनों आदमियों को अपने साथ चलने को कहा और फिर वहां से निकल गया था। रॉकी पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों में सिद्धार्थ के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करके आंसू भरे हुए थे, तो उसके चेहरे पर अपना बदला पूरा करने की एक शांति छाई हुई थी। एक बार सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई थी, तो आज उसने सिद्धार्थ को मारने वाले को घायल करके अपना बदला पूरा कर दिया था। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि शिंजो ठीक होकर वहां से जा चुका है। इधर रॉकी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था और उधर बिसलपुर में बैठे सिद्धार्थ को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ये बेचैनी उसे राकेश अस्थाना से न्यूज मिलने के बाद हो रही थी या फिर ये रॉकी के मौत के करीब जाने की वजह से हो रही थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। सिद्धार्थ अभी अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ा रहा था कि तभी वहां पर सुकृति आ गई। उसके चेहरे पर एक गंभीरता बिखरी हुई थी। क्या हुआ? सुकृति को गंभीर देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। मीटिंग नहीं हो पाएगी, सुकृति ने जवाब दिया। क्यों? सुकृति की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ और ज्यादा चौंक गया था। रजत ने बताया क्लाइंट वापस जा चुका है। उसने गुरबचन अंकल को फोन भी किया था, लेकिन कृतिका के गायब होने की वजह से वो इतना परेशान थे कि उन्होंने फोन पिक ही नहीं किया था। सुकृति ने उदासी से भरी हुई आवाज में सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा। उसे ये मीटिंग करनी थी और उसके लिए ये बहुत जरूरी भी थी, लेकिन पहले सिद्धार्थ के द्वारा मना किए जाने के बाद और फिर उसके बाद क्लाइंट के वापस चले जाने के बाद ये मीटिंग होना असंभव हो गई थी। फिर अब क्या होगा? सिद्धार्थ ने सवाल किया। क्या होगा? रजत अब किसी और कंपनी को प्रपोजल भेजेगा, और क्या? सुकृति ने जवाब दिया और उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया था। उसके मन में अब सुकृति को वो सेव कैसे करेगा ये सवाल दौड़ने लगा था, लेकिन सुकृति को किससे सेव करना था और उसके ऊपर किस तरह का खतरा मंडरा रहा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। अभी सिद्धार्थ इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां पर गुरबचन आ गया। उसने अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ था। क्या हुआ अंकल?
गुरबचन को वहां आया देखकर सुकृति ने सवाल करते हुए कहा, रजत का फोन है, आपसे बात करना चाहता है। गुरबचन ने सुकृति को जवाब देते हुए कहा। उसके इतना कहने के बाद सुकृति ने तुरंत फोन गुरबचन के हाथ से ले लिया और रजत से बात करते हुए उन लोगों से थोड़ा दूर हट गई थी। सुकृति जिस टाइम पर रजत से बातें कर रही थी, उस समय सिद्धार्थ ने अपनी फिंगर क्रॉस की हुई थी। वो सोच रहा था कि रजत किसी भी तरह से सुकृति को वहां से ईटानगर बुला ले। इतने देर में फोन कट गया था और सुकृति उसकी तरफ आने लगी थी। एक गुड न्यूज है सिद्धार्थ, सुकृति ने सिद्धार्थ के पास आकर कहा। सुनाओ जल्दी, सिद्धार्थ ने उत्साहित होकर कहा। क्लाइंट मीटिंग के लिए मान गया है, सुकृति ने जवाब दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया न्यूज है। कब जा रही हो ईटानगर? सिद्धार्थ ने सवाल किया। मैं ईटानगर नहीं जा रही सिद्धार्थ। सुकृति के इतना कहते ही सिद्धार्थ का हरा चेहरा फिर से मुरझा गया था। फिर? सिद्धार्थ ने मुरझाए हुए चेहरे के साथ सवाल किया। वो दिल्ली आ रहा है और मैं भी दिल्ली जा रही हूं, सुकृति ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ के दिल में खुशियों की हिलोरें और तेज हो गई थी। वो कहां सुकृति को सेफ रखने के लिए ईटानगर भेजना चाहता था, जहां पर योगेंद्र सिंह नाम का खतरा भी मौजूद था। लेकिन ईश्वर ने सब कुछ दिल्ली शिफ्ट करके उसके माथे से योगेंद्र सिंह की भी चिंता दूर कर दी थी। अगर सुकृति ईटानगर जाती तो उसे सेफ रखने के लिए सिद्धार्थ को बीरेन के लोगों की हेल्प लेनी पड़ती। लेकिन सुकृति के दिल्ली जाने से उसके चेहरे की सारी चिंताएं एक पल में ही दूर हो गई थी। वो अंदर ही अंदर इतना खुश हो रहा था कि जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने गुरबचन के वहां होने की परवाह ना करते हुए सुकृति के गालों को चूम लिया था और सिद्धार्थ की इस हरकत से वो शर्म के मारे एकदम लाल हो गई थी। ईटानगर के ही किसी कोने में बनी एक बिल्डिंग के एक अंडरग्राउंड कमरे में एक मौत भरा सन्नाटा छाया हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें मास्क मैन बैठकर अपने लोगों को ऑर्डर दिया करता था। लेकिन आज इस कमरे में पड़ी मास्क मैन की कुर्सी खाली दिखाई दे रही थी और न ही उस कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ था जिस कुर्सी के ऊपर रॉबर्ट बैठा करता था। वहां पर सिर्फ चंद लोग बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक डर और परेशानी का मिश्रण फैला हुआ था। आज मास्क मैन को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं। रॉबर्ट का भी कुछ अता पता नहीं है। आखिर हम कब तक उनके वापस आने का वेट करेंगे? अगर हमें सिंडिकेट को रन करना है तो हमें नया मुखिया चुनना होगा और अब की बार हम ऐसे मुखिया को चुनेंगे जिसको हम बाहर मिलने पर भी पहचान पाए, जिसके चेहरे पर किसी तरह का नकाब ना हो। वहां बैठे हुए आदमियों में से एक ने अपनी बात रखते हुए कहा और उसके इतना कहने के बाद वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। ये मानव स्वभाव होता है। अगर किसी के सामने हम कोई बात रखते हैं और अगर उसे कोई अपोज नहीं करता तो हम उसे मूक सहमति मान लेते हैं। कभी कभी ये हमारे लिए अच्छा होता है और कभी कभी हम इसकी वजह से परेशानी में आ जाते हैं। वहां बैठे लोगों ने बात रखने वाले आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने इस चीज को अपनी मूक सहमति मान ली थी। तो फिर ठीक है, आप लोग सिंडिकेट के नए मुखिया को चुनने के लिए नामों का प्रस्ताव दीजिए। हमें जल्द से जल्द संगठन का नया मुखिया चुनना होगा, उस आदमी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके इतना कहने पर वहां बैठे लोगों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी थी। कुछ लोग नया मुखिया चुने जाने का समर्थन करते हुए किसी नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ लोग अभी नया मुखिया चुनने के पक्ष में नहीं थे। अभी वहां पर शोर शराबा हो ही रहा था कि अचानक से उस मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला और दरवाजे से एक आदमी अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस आदमी को अंदर आते देखकर सबकी आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी और सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। जैसे जैसे उस आदमी के कदम उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सिंडिकेट के मेंबर्स के सिर अपने आप अभिवादन की मुद्रा में झुके जा रहे थे। उस आदमी के रुतबे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सिंडिकेट गैंग में कोई बहुत बड़ा रुतबा रखने वाला आदमी था। उस मीटिंग हॉल में जो अपनी बात रखने के लिए खड़ा होता था, वहां पर जलने वाली पॉइंट लाइट उसी के ऊपर पॉइंट कर दी जाती थी। बाकी मीटिंग हॉल में अंधेरा रहता था, इसलिए जब वो आदमी अंदर आ रहा था तो अंधेरा होने की वजह से उस आदमी का चेहरा बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके हुलिये को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो करीब 45 से 50 वर्ष का आदमी है, जिसने सफारी सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर रौबदार मूंछें थी। वो आदमी कौन था और उसका सिंडिकेट में क्या ओहदा था? क्या वो मास्क मैन के गायब होने के बाद सिंडिकेट का नया मुखिया बनकर आया था या फिर उसके आने की वजह कुछ और थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था।
नया मास्क मैन तो चुन लोगे, लेकिन प्रोजेक्ट जीरो डार्क का क्या करोगे? उसे कौन देखेगा? इतना कहते हुए वो आदमी मास्क मैन की कुर्सी के बिल्कुल बगल में रखी हुई एक कुर्सी के ऊपर बैठ गया था। जैसे ही उस आदमी ने प्रोजेक्ट जीरो डार्क का नाम लिया कि वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक डर फैलता चला गया था। इधर ईटानगर की उस बिल्डिंग में डर और चिंता का माहौल बना हुआ था, तो उधर सुकृति के दिल्ली जाने की बात सुनकर सिद्धार्थ खुशी के मारे लहालोट हुआ जा रहा था। सुकृति से इश्क होने के बाद ये पहली बार था कि सिद्धार्थ उसको अपने से दूर भेजने के बाद खुश हो रहा था, और ये खुशी उसके चेहरे पर दिख भी रही थी। सुकृति दिल्ली के लिए निकल चुकी थी, उसके साथ में गुरबचन भी था। गुरबचन को सिद्धार्थ ने सुकृति की सेफ्टी के लिए उसके साथ भेजा था, क्योंकि पेमा और बीरेन के बाद अगर सिद्धार्थ किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकता था तो वो गुरबचन था। इसलिए गुरबचन के साथ जाने पर सिद्धार्थ आराम से अपने ऊपर आने वाली नई मुसीबत से निपट सकता था। उधर मास्क मैन के गायब होने से सिंडिकेट के अंदर हलचल मची हुई थी। इधर सिद्धार्थ सुकृति को अपने से दूर भेजकर राहत की सांस ले रहा था, और दूसरी तरफ उससे न जाने कितने किलोमीटर या कितने 100 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच एक लड़की बहुत बुरी तरह तड़प रही थी। ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले एसटीएस के खुफिया ठिकाने से निकलकर भागी थी। उस लड़की ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था, वो पेट के बल जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी। उसकी पीठ पर बहुत बड़े बड़े दाने निकले हुए थे और पीठ पर इंग्लिश में जीरो बना हुआ था। इसके साथ साथ उसके बगल में एक गाढ़े कलर का गोला भी बना हुआ था जो डार्क शब्द को इंडिकेट कर रहा था। उस टैटू को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ईटानगर में जिस प्रोजेक्ट जीरो डार्क की बात हो रही थी वो यही लड़की थी। लेकिन इसके पीछे की असलियत क्या थी और ये पेमा के हाथ कैसे लगी थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। आखिर क्या है प्रोजेक्ट जीरो डार्क और कौन है वो आदमी जो कर रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में बात, और कहां गायब हो गया है मास्क मैन? क्या है वो खतरा जिससे डरकर सिद्धार्थ भेज रहा है सुकृति को अपने से दूर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।